स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस सेशन में हम जो देखेंगे वो है बायोटेक्नोलॉजी का रोल क्या है क्रॉप इम्प्रूवमेंट में। तो इसमें हम मेनली हम ये देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी किसको हम बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी क्या है और उसका एप्लीकेशंस, उसका इस्तेमाल किस किस तरीके से होता है क्रॉप के इम्प्रूवमेंट में, स्पेशली खास करके फसल के में सुधार में उसका कैसे हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सी तकनीक्स इसमें मेनली यूज़ की जाती हैं, तो उसके बारे में हम संक्षेप में इसमें देखेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है दो वर्ड से लिया गया है, एक है बायोलॉजी और एक है टेक्नोलॉजी। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक। तो ये बोल रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं कि बायोलॉजिकल एजेंट्स यानी कि जो जीव हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं, या उनके कुछ हिस्से होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। जीव का इस्तेमाल जैसे कि कवक है, ईस्ट है या बैक्टीरिया है, उनका इस्तेमाल करते हैं, या उनके कुछ हिस्से जैसे उनके क्रोमोसोम का हम इस्तेमाल करते हैं, जहाँ जीन डीएनए का इस्तेमाल करते हैं। तो या तो उसके पूरे ऑर्गेनिज्म का हम इस्तेमाल करें या उसके डीएनए का इस्तेमाल करें, उसके हिस्से का इस्तेमाल करें। किस लिए करते हैं? जनरेटिंग यूज़फुल प्रोडक्ट। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट जो कि इंसान के लिए यूज़फुल है, ऐसे चीज़ का जब हम जनरेट करते हैं तो उसको हम बोल रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। मतलब बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का ये मिश्रण है, जहाँ पर बायोलॉजी के ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं यूज़फुल प्रोडक्ट बनाने में, तो उसको हम बायोटेक्नोलॉजी बोल रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रोसेस है ये काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि लेबोरेटरी है और उसमें हम जीन को लेकर के काम कर रहे हैं, सिर्फ वो नहीं है। कोई भी ऐसी टेक्निक जिसके द्वारा कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट बना रहे हैं बायोलॉजिकल सिस्टम यूज़ करके, वो बायोटेक्नोलॉजी है। फॉर एग्जांपल दही का बनना, वो भी एक बायोटेक्नोलॉजी का एग्जांपल है, जहाँ पे बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है एक यूज़फुल प्रोडक्ट दूध से दही बनाने के लिए। तो इसमें जो बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं या जो जीवित ये हैं जो इन्वॉल्व होते हैं वो कौन है? वो एल्गी हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, कवक, बैक्टीरिया, जीवाणु हो सकता है, ईस्ट है, सेल्स ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स हो सकता है, कुछ भी इन्वॉल्व हो सकता है। जीवित प्राणी का कोई कोशिका हो सकता है या उसके कुछ हिस्से हो सकते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है आज के समय में ह्यूमन वेलफेयर में के लिए, मतलब मानव के भलाई के लिए किया जाने वाला एक बहुत इम्पोर्टेंट ब्रांच है, जो कि आज की तारीख में जिसका विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो इसके अलग अलग कुछ ब्रांचेस है, जैसे एक है आपका मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। तो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है? मेनली वो ह्यूमन हेल्थ से संबंधित काम कर रहा है। तो उसमें जैसे प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ वो हैं जो कि आपको रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता देती है। तो उनके मैन्युफैक्चर के लिए, उनको प्रोड्यूस करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दूसरे एनिमल्स को यूज़ करते हैं, उनके शरीर में एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, उसको ह्यूमन में डाल देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। तो वो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में एक मेजर एरिया वो है। डीएनए आरएनए प्रोब्स फॉर डिजीज़ डायग्नोस्टिक्स। डीएनए और आरएनए का प्रोब ये है ना, प्रोब ऐसा चीज़ है ना जो खोजता है किसी चीज़ को। तो डिजीज़ डायग्नोस्टिक्स ऐसा मानते हैं कि जो बीमारियां, खास करके जो जेनेटिक बीमारियां होती है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर, जीन में गड़बड़ी की वजह से जो बीमारी हो रही है, तो उनका जो डीएनए जिस जीन में गड़बड़ी की वजह से बीमारी हो रही है, यानी कि उस डीएनए का जो सीक्वेंस है, उसमें जो बेस पेयर्स हैं, उसमें कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ बदल गया है, कुछ चेंज हो गया है, तो उसकी वजह से बीमारी हो रही है। तो वो जो डीएनए का हिस्सा है उसमें कुछ बेस सीक्वेंसेस हैं। तो उस बेस सीक्वेंस को पकड़ने के लिए, उसको पहचानने के लिए कुछ डीएनए या आरएनए के सीक्वेंसेस का टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको डीएनए या आरएनए प्रोब बोल रहा है। प्रोब यानी कि वो खोज के निकलते, या तो वहाँ जाके अटैच हो जाएगा, कुछ होगा, ऐसा करेगा जिससे कि हम वो जीन उसमें है कि नहीं हम पहचान सकते हैं। तो डीएनए या आरएनए प्रोब्स का इस्तेमाल करना।
वैक्सीन्स बनाना, वैक्सीन्स जो है आज के तारीख में बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी बीमारियों का छुटकारा हम वैक्सीन से पा चुके हैं, जिससे बच्चों को आजकल जन्म के बाद हम 4-5 साल तक बहुत सारी वैक्सीन से टीकाकरण करते हैं। तो वैक्सीन्स जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से बनाए जा रहे हैं। कुछ ड्रग्स हैं, इम्पॉर्टेंट दवाइयाँ हैं, जैसे इंसुलिन है। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसको बनाया जाता है आर्टिफिशियली, और जिनके शरीर में इंसुलिन का बनना बंद हो जाता है उनको इंसुलिन का इंजेक्शन देके वो नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। तो ये जीन थेरेपी मतलब जो जीन है जिसमें डिफेक्ट है उसको अगर हम चेंज कर पाएँ या वहाँ ठीक कर पाएँ किसी तरीके से, तो वो जीन थेरेपी का काम करना। तो ये सब कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में ये सब एरियाज़ हैं जहाँ जो इम्पोर्टेंट है, जो कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ह्यूमन वेलफेयर, मनुष्य की भलाई के लिए काम हो रहा है। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एसिड्स, कुछ जैसे साइट्रिक एसिड है, ऐसा कुछ और ऐसे और भी एसिड्स हैं, फॉर्मिक एसिड, इथनिक एसिड, इनको एसिड को बनाना, इथेनॉल एक फ्यूल है उसको बनाना, एंजाइम्स को बनाना, ऐसा एंजाइम्स जो कि बायोकेमिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व है उनको बनाना। तो ये सब चीज़ें जो है जो कि बायोटेक्नोलॉजी में काम में आती हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स का बनाना, लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बैक्टीरिया को यूज़ करके दही बनाना, इस तरह से चीज़ का बनाना। लार्ज स्केल प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रोडक्ट्स फॉर डायरेक्ट यूज़ और इनपुट फॉर देयर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। तो लार्ज स्केल में हम कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करते हैं और उससे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि ह्यूमन के लिए यूज़फुल हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स है, अल्कोहलिक बेवरेजेस जो कि फर्मेंटेशन से बनती है, इसे बार्ली से वाइन को तैयार करना या फ्रूट से वाइन तैयार करना, जो अल्कोहलिक जो बेवरेजेस होते हैं उनको बनाना, बियर का बनाना, ये सब बायोटेक्नोलॉजी का ही प्रोसेस है। तो फ्यूल बनाना, बेवरेज बनाना, डेयरी प्रोडक्ट्स बनाना और एसिड्स बनाना, एंजाइम्स बनाना, ये सब दूसरे एग्जाम्पल्स हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये सब आते हैं। इंडस्ट्री में हम ये सब टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। फर्मेंटेशन, जैसे बेवरेज बनाना है, फर्मेंटेशन करना, जो कि फर्मेंटेशन के द्वारा बेवरेज तैयार होता है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स तैयार होते हैं। तो ये सब जो है ये इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में आते हैं। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स है, जैसे एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में हम देखेंगे कि सीवेज का ट्रीटमेंट, जो सीवेज निकल रहा है उस सीवेज को ट्रीट करके उसमें जो हानिकारक तत्व है उनको हटाना, वो कोई बैक्टीरिया का यूज़ करके, इस्तेमाल करके। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ वेस्ट, कुछ ऐसे वेस्ट इंडस्ट्री से निकल रहे हैं हानिकारक होते हैं, उनको कोई इस तरह का एसिड या ऐसा कोई एंजाइम या ऐसा कोई बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके उनको शुद्धिकरण करना। तो बायो कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज़ या इंसेक्ट बाय वायरस, तो ऐसा वायरस को तैयार करना या बैक्टीरिया को खोज के निकालना जो बीमारी पैदा करने वाले वायरस या बैक्टीरिया है उनके ऊपर फीड करता है, उनको नष्ट करता है। तो ऐसा कुछ तैयार करना, ये एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी का रोल है। इसी तरह से एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में आप देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबीज़ जो है, मतलब बेबीज़ जो नॉर्मली जो बेबी नहीं तैयार हो पा रहा है उसको पहले आर्टिफिशियली बाहर, शरीर से बाहर तैयार करके वैसा वातावरण में उसको कल्चर करके, उसको फर्टिलाइजेशन करके फिर उसको अंदर स्थापित करते हैं। इस तरह से ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बनाना, ऐसे एनिमल्स जिसमें जीन्स अलग अलग जगह से लिए गए हैं, लेकर के अलग प्रजाति से जीन लिए गए हैं, उनसे तैयार करना, जिससे उनका मिल्क प्रोडक्शन, ग्रोथ वगैरह बढ़ जाता है। तो ये एनिमल बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में मेनली क्या है कि हम इससे पहले एक टॉपिक में देखे थे, ये इंटर जेनरिक और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड्स जब हम बनाते हैं तो इंटर जेनरिक हाइब्रिड्स नॉर्मली स्टेराइल होते हैं, उसमें बंधता रहती है क्योंकि क्रोमोसोम्स अलग अलग टाइप के होते हैं। तो वहाँ पर अगर जो एम्ब्रियो बनता है उसको एम्ब्रियो कल्चर करके उसको ग्रो कर सकते हैं। इसी तरीके से हैप्लॉइड प्लांट्स हम बनाते हैं। हैप्लॉइड प्लांट्स जो कि जिसमें क्रोमोसोम्स, आधे क्रोमोसोम सेट जिसमें है, जीनोम का 2n का n सेट जिसमें है,
वैसा प्लांट को जब हम तैयार करते हैं तो इनका फ़ायदा क्या है कि इनब्रीड्स को जब हम बनाते हैं हाइब्रिड प्रोग्राम में, तो इनब्रीड्स को नॉर्मली सेल्फिंग के द्वारा 6-7 जनरेशन लगता है, पर एंथर से लेकर के जो परागकण है उसको कल्चर करके हम प्लांट तैयार करते हैं और उसको फिर क्रोमोसोम को डबल कर देते हैं, तो 1-2 साल में ही वो तैयार हो जाता है। तो हैप्लॉइड प्लांट्स को बनाना, टिश्यू कल्चर के द्वारा पौधे तैयार करना, जो टिश्यू कल्चर से जो हम पौधे तैयार करते हैं वो डिजीज़ फ्री नॉर्मली रहते हैं। जैसे इसका एक बहुत मेजर आपका एग्जांपल है बनाना टिश्यू कल्चर। बनाना का जो है, केले का जो है पौधा बहुत बड़ी मात्रा में आजकल टिश्यू कल्चर से तैयार किया जाता है, और उस पौधे को लोग जब लगाते हैं खेत में तो उससे पैदावार वगैरह ज़्यादा मिलती है, उसमें बीमारी नहीं होती है, जो एक वायरल डिजीज़ बनाने में आता है वो फ्री होता है उससे। तो टिश्यू कल्चर से डिजीज़ फ्री स्टॉक्स तैयार करते हैं जिनको खेत में लगाते हैं, तो वायरस फ्री स्टॉक्स उनको बोलते हैं। इसी तरह से जर्म प्लाज्म को कंजर्व करके रखना, हमने कंजर्वेशन में देखा है कि या तो एक क्रायो प्रिजर्वेशन में रखते हैं, -175 डिग्री पे रख रहे हैं, बहुत दिन तक रख सकते हैं टिश्यू को या ऑर्गन को, या फिर स्लो कल्चर में ग्रोथ करके रख सकते हैं जहाँ ऐसे सोल्यूशन में रखते हैं जहाँ धीरे धीरे ग्रो होता है, या फिर हम डीएनए को रखते हैं, डीएनए सीक्वेंस को, डीएनए बैंक जिसको बोल रहे हैं, या जीन बैंक, उसको भी हम रखते हैं। तो उसको किसी जिस डीएनए में इम्पोर्टेंट कोई जीन मौजूद है उसको अलग करके उसको एक बैक्टीरिया वायरस में डाल देते हैं और उसको कल्चर में आर्टिफिशियली माध्यम, कृत्रिम माध्यम में उसको ग्रो कराते रहते हैं सॉल्यूशन में। तो जब तक बैक्टीरिया ग्रो करता रहेगा वो डीएनए उसमें मौजूद रहेगा। तो इस तरीके से उसका जो जर्म प्लाज्म या जीन को हम जो है उसको बचा के रखते हैं। आइसोलेशन ऑफ होमोजाइगस लाइन्स, होमोजाइगस मतलब ऐसे जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम में सेम जीन है, जिसको हम होमोजाइगस कंडीशन बोलते हैं। तो ऐसा होमोजाइगस लाइन्स कहाँ से बनाना, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन, मान लीजिए ऐसा कोई पौधा है तो इसमें से अगर हम सेल्फिंग कर करके इसको होमोजाइगस करेंगे तो 7-8 साल लग जाएगा, लेकिन इसमें से अगर इसका एग को लेके या एंथर या परागकण को लेकर के उससे हम पौधा बनाते हैं तो उससे होमोजाइगस लाइन हमको जल्दी मिलेगा। और सोमा क्लोनल वेरिएशन आइसोलेशन, सोमा क्लोनल वेरिएशन वो होता है कि जैसे हम सोमैटिक सेल या कोई शरीर का कोई टिश्यू, जैसे फॉर एग्जांपल एक पौधा है उसके पत्ती का या कोई बड का, कली का कोई एक कोशिका लेकर के उसको हम ग्रो करते हैं। तो पहले तो होता है कि कोशिका की सॉल्यूशन में जब हम उसको डालते हैं टिश्यू कल्चर में तो उसकी संख्या बढ़ती रहती है, विभाजन होकर संख्या बढ़ जाती है। तो ऐसा जब बढ़ जाता है तो कोशिकाओं में कभी कभी उसमें कुछ अंतर देखने को मिलता है। नॉर्मली माइटोसिस से हो रहा है तो अंतर नहीं दिखना चाहिए, लेकिन फिर भी किसी कारण से, उत्परिवर्तन के कारण से, किसी कारण से उसमें वेरिएशन मिलता है, तो उस वेरिएशन को हम बोलते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन। तो ऐसे जो वेरिएशंस मिलते हैं उनको वहाँ से अलग करके, अलग ग्रो करके उनका पौधा उगाया जाता है, तो उसमें एक अलग टाइप का वो मिलेगा। तो ये उसमें किया जाता है खास करके जहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, उस केस में भिन्नताएं उसमें नहीं आती है, क्योंकि हर बार उसी का कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग करके लगाते रहते हैं, तो वही पौधा जीनोटाइप एक ही जैसा बरकरार रहता है। लेकिन अगर वैसा वेरिएशंस आता है कल्चर में, सेल का जब हम कल्चर करते हैं, कल्चर मीन्स उसको सॉल्यूशन में जब हम ग्रो करते हैं, सेल का विभाजन, फिर वृद्धि विभाजन होता रहता है, तो वहाँ पर हमको वेरिएशंस मिलता है। उस वेरिएशन में कोई अच्छा वेरिएशन मिल सकता है। जीन को ट्रांसफ़र करना एक मेजर अचीवमेंट है बायोटेक्नोलॉजी में, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में, जिसमें पौधे में जो है जीन ट्रांसफ़र किया गया है, बैक्टीरिया से ट्रांसफ़र किया गया है। इसका सबसे एग्जांपल जो ज़्यादा दिया जाता है वो बीटी कॉटन का एग्जांपल है। बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया से एक जीन निकाला गया है, क्राई जीन जिसको बोलते हैं, उस जीन को निकाल करके कॉटन में डाला गया है। तो उस क्राई जीन से एक ऐसा प्रोटीन अब कॉटन के कोशिकाओं में बनता है जिससे कि वो लार्वा जब उसको खाता है तो वो मर जाता है। तो बॉल वर्म का प्रॉब्लम इससे बहुत ज़्यादा हद तक सॉल्व हो गया है। ऐसा ही बीटी ब्रिंजल भी बनाया गया है, ऐसे ही राउंड अप रेडी कॉटन बनाया गया है। राउंड अप रेडी मतलब जिसमें राउंड अप एक ऐसा आपका खरपतवार नाशी है जिसको अगर हम स्प्रे करेंगे तो जिस पे पड़ेगा सब मर जाएगा। तो उसका एक रेजिस्टेंट वैरायटी तैयार किया गया है, जिससे ये है कि जब खेत में फसल खड़ी भी है तो भी उसको स्प्रे करे तो फसल नहीं मरेगी, बाकी सब मर जाएगा। तो ऐसा जीन ट्रांसफ़र किया गया है। और मॉलिक्यूलर मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग,
ये भी एक इम्पॉर्टेंट अभी के समय में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है कि हम जो अच्छे लक्षण हैं जिनको हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो वो है कि नहीं है उसको देखने का एक तरीका है कि उसका हम डीएनए का आइसोलेशन करके डीएनए निकाल के उसमें देखते हैं कि वो जीन अगर मौजूद है तो हम समझते हैं कि वो लक्षण भी उसमें होगा। तो जीन को हम कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए एक कुछ जीन ऐसे होते हैं जिनके द्वारा उनकी पहचान होती है कि वो जीन अगर है तो उसको हम मॉलिक्यूलर मार्कर्स बोलते हैं। मतलब वो जीन रहेगा तो कुछ ऐसा उसमें केमिकल बनाएगा, कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट, ऐसा प्रोटीन, ऐसा कुछ अणु, ऐसा कुछ मॉलिक्यूल उसमें कुछ कोशिका में बनेगा जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये जीन इसमें मौजूद है। तो ऐसा मॉलिक्यूलर मार्कर को यूज़ करके हम सिलेक्शन करते हैं कि वो जीन है कि नहीं है। तो कोशिका के लेवल पर ही हम देख रहे हैं। जब वो पौधे का हम क्रॉसिंग किए हैं या कुछ किए हैं तो उसमें से जो उगा रहे हैं उसको हमको एंड तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि जब फसल आएगा, फल आएगा तब देखेंगे। अभी उसके कोशिका में हम देखते हैं कि वो मार्कर अगर है, उसको मार्कर बोलते हैं जिससे पहचान होती है। तो वो मार्कर अगर है तो उसके अंदर उसमें जीन आया है, तो उस हिसाब से उसको सिलेक्शन करते हैं, तो लेबोरेटरी लेवल पे करते हैं। तो ये मार्कर से सिलेक्शन, तो ये सब कुछ फील्ड्स हैं जो कि प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में कुछ टेक्निक्स है जिनका इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि पौधों में सुधार किया जाता है। तो एम्ब्रियो कल्चर के द्वारा ऐसे एम्ब्रियो को, भ्रूण को निकाल के उसको ग्रो करना, जो कि नॉर्मली जब हम क्रॉस बना रहे हैं तो क्रॉस तो बन रहा है लेकिन वो जो भ्रूण है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है क्योंकि बहुत उनमें जीन का डिफरेंस है, क्रोमोसोम्स में डिफरेंस है। तो उसको एम्ब्रियो कल्चर से उसको उगाते हैं। हैप्लॉइड प्लांट्स हाइब्रिड बनाने के लिए तुरंत 1-1.5 साल 2 साल में तैयार करते हैं। टिश्यू कल्चर के द्वारा डिजीज़ फ्री स्टॉक्स बनाते हैं और जर्म प्लाज्म को बचा के रखते हैं टिश्यू कल्चर या सेल कल्चर के द्वारा, यानी कि जीन को सुरक्षित रखते हैं। होमोजाइगस लाइन को निकालना, इस तरह से सोमाक्लोन वेरिएशन, जो टिश्यू कल्चर में कुछ वेरिएशंस आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करना, जीन को ट्रांसफ़र करना, मॉलिक्यूलर मार्कर को यूज़ करके ब्रीडिंग करना, ये कुछ टेक्निक्स हैं जो कि प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं जिसके द्वारा फसलों में सुधार किया जाता है।